चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के अगले सेशन पे। ठीक है सभी लोग, आज ये टाइम हो गया है, रात का समय है, जरूरी भी है। करंट अफेयर जो सीरीज चल रहा है और इसी आशा के साथ जो आप लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है करंट अफेयर के लिए, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ पहले। और मैंने कहा भी था कि मैं लेटेस्ट करंट अफेयर अब पढ़ाना चालू करूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आपसे भरोसा रखिएगा मेरे पे। रात को आराम से खाना वाना खाइए सभी लोग और पढ़ाई करते हैं मस्ती से एकदम। ठीक है, खाना वाना खा लीजिए सभी लोग, क्योंकि जीवन बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी, खाना खाना भी, पढ़ना ज़रूरी है, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि खाने पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि दिमाग का काम है, मेहनत का काम नहीं, दिमाग का काम है इसमें यूपीएससी की तैयारी में। चलिए, तो ये है अनअकैडमी का चैनल, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है। उस चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, बशर्ते बने रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, मैं हूं तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। इसलिए नहीं लेना है कि जो बताऊंगा मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है ये, और जो भी परीक्षाओं में जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं सारे परीक्षाओं को देखता हूं, ध्यान से देखता हूं पेपर्स को, उसके बाद उसके बारे में बात भी करता हूं आप लोगों से। तो देखिए, और भी डेली लाइव क्लास मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं तो 5 मिनट बाद आते हैं लोग, ये सब काम नहीं करोगे यार, हम समय से आए तो अभी समय से आओ। तो लाइव क्लासेज मिलेंगे आपको, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि सपोज दैट लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी कारण पर, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा। आप कितनी बार भी चाहे उसको 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 500 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑफलाइन की तरह। यहाँ पे ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से, एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम के लिंक से आप सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना होता है मुझे, मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से ये टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, अब मस्त होके एकदम टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, क्योंकि यूपीएससी सीएससी को ही मैं डील करता हूं, तो मैं जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, आप सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बात कर लूँ, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्स है। किसी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और भी देखिए दो तरह के प्लान होते हैं यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन के। एक होता है प्लस प्लान, दूसरा होता है आइकॉनिक प्लान। जो प्लस प्लान है वो 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 49,500 है। ये कोड यूज करेंगे PJ01, 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना होगा 44,550 आपको पे करना होगा। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। तो ये सारी बेनिफिट मिलेंगे प्लस वाले सब्सक्रिप्शन पे। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, ये 1 ईयर का है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 1 ईयर का चार्ज है 69,500। ये कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद पे करना है 62,550। इसमें देखो ये 4 चीजें तो आपको मिलेंगी प्लस वाली, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, पर्सनली आपको फीडबैक दिए जाएंगे। आइकॉनिक का प्राइस अब बढ़ भी गया है, मैं जल्दी आप लोगों को बता भी दूंगा इसमें। और भी देखिए सब्सक्रिप्शन कोई है, वैकल्पिक विषय का सब्सक्रिप्शन है। वैकल्पिक विषय वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं बार बार कहता हूं कि वैकल्पिक विषय का चयन जो है किसी के कहने पे मत कीजिएगा, खुद जो मन करे वही कीजिए, जिसमें आप पारंगत हो उसी को चुनिएगा। ये भी 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा 1 महीना करके देख लो, क्या दिक्कत जाता है। आईएएस बनने वाले हो यार, मजाक थोड़े है। तो 1 महीना करके देख लो, आपको पता चल जाएगा इसमें अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी में भी। तो वो आपके ऊपर है। 27,500 फी है, कोड यूज करोगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 24,750 पे करना है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे केरल का जेंडर पार्क। केरल
तो आज हमारा पहला जो टॉपिक होगा केरल का जेंडर पार्क है और इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है ये पार्क, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेंडर पार्क है इसलिए महत्वपूर्ण है। केरल का जेंडर पार्क है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। भाई पार्क ऐसा क्या हो जाएगा वहां पे? द जेंडर पार्क, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट भी बड़ा पूछता है पेपर में। तो ये जेंडर पार्क क्या है? पहली बात तो केरल की बात आई है। मानसून कहां से आता है बेटा, बताओ। और दूसरी बात, केरल में वर्तमान में सीएम कौन है और केरल के राज्यपाल कौन है? थोड़ा कमेंट करके आप मुझे बताइए, थोड़ा मेरा रिदम बने, ताकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मेरा रिदम तुरंत बन जाता है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है और कौन सी पार्टी जो है वहां पर सत्ता में है, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, केरल में देश का पहला जेंडर पार्क 11 फरवरी से चालू हो जाएगा। ये देश का पहला जेंडर पार्क होगा जो 11 फरवरी से चालू होगा। और वैसे भी फरवरी इंपॉर्टेंट बहुत होता है क्योंकि फरवरी में फेस्टिवल भी बहुत सारे आते हैं युवाओं के। ठीक है, तो अच्छी बात है 14 फरवरी को नहीं हो रहा है, 11 फरवरी को ये हो रहा है। तो केरल में देश का पहला जेंडर पार्क जो है 11 फरवरी से चालू हो जाएगा और इसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और यह जो है लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वैसे भी आपको पता है कि लिंगानुपात के मामले में पूरे भारत में केरल नंबर 1 पे होता है। ठीक है, और सबसे कम स्थिति किसकी है कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। यानी कि 1000 अगर मेल है तो इस पे जैसे केरल में फीमेल की संख्या ज्यादा होगा, कितना है कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम है और केरल हर काम में अग्रणी रहता है। एजुकेशन का सेक्टर हो चाहे कोई सेक्टर हो, केरल हर काम में अग्रणी रहता है। यह जेंडर पार्क 11 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी के दूसरे संस्करण के साथ चालू हो जाएगा। यानी कि जो पार्क होगा, केरल का जो जेंडर पार्क होगा, वो 11 फरवरी को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी के दूसरे संस्करण के साथ चालू हो जाएगा। और इस जेंडर पार्क और जो ICGE सेकंड का उद्घाटन केरल के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है पिनराई विजयन करेंगे। यानी कि जो वहां के सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन, नाम है उनके, करेंगे। और ICGE सेकंड का आयोजन 11 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। वैसे भी 11 से लेकर 13 तक होगा और उसके बाद 14 फरवरी को कौन सा दिन पड़ता है कमेंट करके आप लोग मुझे बता भी दीजिए। तो यहां से देखिए कितने क्वेश्चन आए। पहली बात कि जेंडर पार्क कब से चालू हो जाएगा? 11 फरवरी से चालू हो जाएगा। और ये किस लिए किया जा रहा है? 300 करोड़ की लागत आई है और लैंगिक समानता की दूरा में, लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन सीएम साहब करेंगे, विजयन साहब करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इस जेंडर पार्क के उद्घाटन केरल के विजयन साहब करेंगे और 11 से 13 फरवरी के बीच में किया जाएगा। 14 फरवरी को कुछ आने वाला ही है, आप सभी को मालूम भी होगा। और भी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन के उद्घाटन के दिन इंटरनेशनल वुमेन्स एंड ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर IWTRC की नींव भी रखी जाएगी। यानी कि जो उद्घाटन जब होगा सेकंड वाला, तो उसमें इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर की नींव भी रखी जाएगी। और इस IWTRC का उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। क्योंकि आज आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी था कि कोरोना महामारी में कैसे महिलाओं की स्थिति, मतलब जो काम करने वाली महिलाएं थी उनकी स्थिति में कमी आई है और देश के GDP में जो उन लोगों ने योगदान दिया उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी महिला उद्यमियां हैं उन सभी उद्यमियों को एक सुरक्षित वातावरण या सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना सरकार का दायित्व होता है। इसीलिए IWTRC का उद्देश्य जो है कि महिला उद्यमियों के लिए एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदान करना है। इस इवेंट के दौरान एक जेंडर म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, जेंडर लाइब्रेरी और एक एम्पी थिएटर भी लॉन्च किया जाएगा। और इन 4 सुविधाओं के लॉन्च से जेंडर पार्क का पहला चरण तैयार हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई जेंडर पार्क कहाँ है, तो वो केरल में स्थित है आपका। जेंडर म्यूजियम महिलाओं के विभिन्न सामाजिक संघर्षों का, उनकी स्थिति में बदलाव और उपलब्धियों आदि का प्रदर्शन करेगा। भाई कोई भी अगर कुछ होता है ऑडिटोरियम में या कहीं पर भी कुछ होता है तो इसलिए क्यों दिखाया जाता है? वो इसलिए दिखाया जाता है ताकि आने वाली जो भी चीजें हैं वो कम से कम उनके जो संघर्ष है, उनके काम करने के जो तरीके हैं, आम आदमी वो चीजों को समझ में और अधिक से अधिक औरतें समझेंगी, महिला उद्यमी समझेंगी, तो उससे क्या होता है, उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आप लोग। और देखिए ICGE डबल सेकंड क्या है? ICGE सेकंड महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की आर्थिक क्षमता को
मजबूत करने के तरीके ढूंढेगा ताकि उन्हें अस्थायी उद्यमी बनाया जा सके। और इस आयोजन का जो मुख्य विषय है, जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस द मेडिटेटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट होगा। यानी कि इसका मुख्य विषय पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में मुख्य विषय बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें जैसे मैंने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के तरीके ढूंढेगा ताकि उन्हें अस्थायी उद्यमी बनाया जा सके। और इस आयोजन का जो मुख्य विषय होगा, जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस द मेडिटेटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट होगा। यह यूनाइटेड नेशन वुमेन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा के सहयोग से पार्क के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। जिसको आप ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा। और ये पहला केरल का जेंडर पार्क होगा। 11 से 13 फरवरी के बीच में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और वैसे 13 के बाद क्या आता है सभी लोग जानते भी हैं। यहां तक किसी कोई डाउट है? कोई भी डाउट? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो मुझसे, कोई डाउट हो तो बताइए आप सभी के सभी। तो यहाँ पर ICG सेकंड का मतलब आप लोग को समझ में आया कि किसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। जब महिलाओं के उद्यमियों को मजबूत करना है ताकि समाज में एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया जा सके, और भी जितनी गर्ल्स हैं वो भी उनके लिए प्रेरित रहेंगी उद्यमी बनने के लिए। उनके संघर्षों के बारे में दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दिया। यहां तक कुछ समस्या? कोई भी समस्या हो तो हर समस्या का यहाँ पर निदान होता है। ठीक है, तो यह यूनाइटेड नेशन वुमेन मतलब संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा के सहयोग से पार्क के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। और भी देखिए, ये देख लीजिए ये सब चीजें, और आगे बढ़ सकते हैं। अगला है तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की बैठक आयोजित की गई है। किसकी किसकी? भारत और जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की बैठक आयोजित की गई है। आप सभी को पता है कि भारत जो है, ठीक है, जापान के बारे में हमेशा कहता हूं कि जापान वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी जैसा अटैक झेला, और आज अपनी टेक्नोलॉजी को इतना बूस्टअप कर चुका है वो कि उसके दी हुई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल है मेट्रो, एग्जाम्पल है बुलेट ट्रेन। ठीक है, परिस्थितियां कितनी भी आपके विपरीत हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है तो हमेशा वो सक्सेस मिलेगा, वो सफलता आपको मिलेगी। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की बैठक आयोजित की गई है। तो आप इसमें बताइए कि जापान के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके मुझे बताओ, जापान के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? अच्छा, जापान की राजधानी बता दो मुझे, कहां पर है जापान? यहाँ के PM कौन है? भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच आयोजित की गई है। कब कब की गई है बेटा? भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक जो की गई है वो 28 जनवरी को नई दिल्ली में भारत और जापान के बीच आयोजित की गई है। 28 जनवरी को की गई है, भारत और जापान के बीच में नई दिल्ली में की गई है 5वीं बैठक। ये क्या है आखिर? मुख्य बिंदु पे बात कर लेते हैं कि 5वीं भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत में जापान के राजदूत, जिनका नाम है सुजुकी गाड़ी भी पहले आती थी, सातोशी, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है। यानी कि इस बैठक की आयोजन किया गया था, अध्यक्षता जो किया है वो भारत में जो जापान के राजदूत जो होते हैं, हर देश में राजदूत होते हैं हर देश के, तो भारत में जो जापान के राजदूत है जिनका नाम है सुजुकी सातोशी, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है। तो ये 5वीं संयुक्त बैठक हुई थी जो 28 जनवरी को हुई थी नई दिल्ली में। भारत और जापान की 5वीं संयुक्त बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं भारत और जापान। और देखिए, इस फोरम की बैठक ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जल विद्युत कनेक्टिविटी, सतत विकास, कौशल विकास, जल संसाधनों की दोहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। यानी कि ये जो बैठक चल रहा है, ये फोरम चल रहा है, इस बैठक, जैसे मैंने कहा कि इस फोरम की बैठक ने भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो भी जल विद्युत की समस्या है, जो भी कनेक्टिविटी की समस्या है, या सतत विकास से संबंधित है, या कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जल विद्युत की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जल संसाधनों के जो दोहन हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जो चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। क्योंकि आज जल का जो दोहन हो रहा है, आने वाले समय में हमको लगता है कि तीसरा वर्ल्ड वार जो होगा वो जल के लिए होगा। क्या कभी किसी ने कल्पना किया था क्या कि भारत में लोग जल खरीद कर पिएंगे? आज स्थिति क्या है? आज देखिए, अरबों खरबों का व्यापार है जल का, वो भी शुद्ध पेयजल की बात की जा रही है।
अभी मैंने हर घर नल योजना भी आप लोग को एक दिन बताया था, उसमें ये डिस्कशन किया था मैंने कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले लोग कुओं से पानी निकाल के पीते थे, इतना मीठा पानी होता था। आज आप कोई भी कंपनी का आरओ लगवा लो, पानी का कलर अलग है, पानी का मतलब स्वाद अलग है, आपको ये कहना चाहता हूं मैं। तो वो चीजें जो पहले थी या आज जो चीजें हैं, क्या इसमें अंतर नहीं है? ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज पानी कितना भी अंदर आपने नलकूप लगवा लीजिए या अपने घर पे हैंडपंप लगवाइए, देखिए कितने अंदर गहराई तक जाके वो पाइप लगता है। पानी सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में, और आने वाला समय में देखिएगा त्राहिमाम हो जाएगा अगर पानी की समस्या पर सही तरीके से नहीं सोचा गया तो। ठीक है, क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है। प्रकृति के साथ मैं बार बार कहता हूं, छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ भी छेड़छाड़ कर देगी। तो इस बात को ध्यान से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग के तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। और देखिए हर सेक्टर में इसने बात किया। इसने देखिए जल विद्युत पे बात किया है, इसने कनेक्टिविटी पे भी बात किया है, इसने सतत विकास पे बात किया है, कौशल विकास और जल संसाधनों के दोहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। दोनों देशों ने देखिए एसएमई, स्वास्थ्य, बांस मूल्य श्रृंखला विकास, पर्यटन, स्मार्ट सिटी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेगी। भाई जाहिर सी बात है, दो देश मिलेंगे, हमारे उनके संबंध तो बहुत पुराने संबंध है, इसलिए दोनों मिलेंगे, दोनों हर सेक्टर्स पे बात करेंगे। तो जो भी बायलिटरल जो सहयोग है, जो भी चीजें चल रही हैं, वो दोनों के दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कोशिश करने की कोशिश करेंगे। और पानी का दोहन तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, उसका दोहन नहीं होना चाहिए। एक्ट ईस्ट फोरम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए आपको पता है कि बार बार मोदी जी जब आते हैं कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2017 में की गई थी जब, और इस फोरम को स्थापित करने के लिए सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री शिंजो अबे की भारत यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस बार शायद जापान के शिंजो अबे साहब को कुछ मिला भी है, कोई अवार्ड अवार्ड को बता सकता है? पद्म विभूषण का नाम सुना है आप लोगों ने? शायद शिंजो अबे साहब को मिला है क्या? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट फोरम की जो पॉलिसी जो है वो स्टार्ट की गई थी 2017 में की गई थी। एक्ट ईस्ट फोरम 2017 में, और जब शिंजो साहब भारत आए थे उसी समय हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे। यह फोरम भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को चिन्हित करती है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर डेवलपमेंट होगा, वहां पर विकास होगा, वहां पर प्रोजेक्ट लगेंगे, तो जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और बहुत ही समृद्ध एरिया है, अगर सही तरीके से उसको डेवलप किया गया तो बहुत ही हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एरिया है, जिसमें विकासात्मक अवसंरचना, कनेक्टिविटी, संस्कृति, औद्योगिक संपर्क और खेल संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। तो ये ध्यान से पढ़िएगा कि एक्ट ईस्ट फोरम जो है इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। और जैसे मैंने कहा कि एक्ट ईस्ट फोरम की जब प्रधानमंत्री वहां पे आए थे जापान के, शिंजो अबे साहब, और मैंने कहा भी कि शिंजो अबे साहब को रिसेंटली कोई अवार्ड दिया गया है भारत की तरफ से, पद्म विभूषण दिया गया है कि नहीं दिया गया, मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी दिया है। तो यह फोरम जैसे मैंने कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी क्षेत्र हैं आपके, उस क्षेत्रों के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को चिन्हित करती हैं, जिसमें विकासात्मक अवसंरचना है, कनेक्टिविटी है, संस्कृति है, औद्योगिक संपर्क है और खेल संबंधी गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ही प्यारा सेक्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो समृद्ध होता है तो भारत की जीडीपी, भारत की तरक्की में और आगे बढ़ने में वो मदद करेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और तो भैया जी, भारत ने अगला टॉपिक है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है। श्रीलंका, वैसे हमारा बहुत पुराना नाता है श्रीलंका से। अच्छा, श्रीलंका की बात आई, चलो श्रीलंका की राजधानी बताइए आप सभी के सभी। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है बताओ? श्रीलंका की कैपिटल बताइए सभी के सभी, कमेंट करो जल्दी, बताओ श्रीलंका की राजधानी क्या है? आप सभी के सभी बताइए मुझे, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए सभी के सभी।
चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। कमेंट कीजिए सभी सभी। तो भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी है। और मैंने पूछा कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, बताइए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका से तो ऐसे हमारे बहुत पुराने संबंध भी रहे हैं। श्रीलंका से हमारे राम जी गए भी थे वहां पे श्रीलंका, जाके क्या किए थे सभी को पता है। इंटरनेशनल की लड़ाई जो लड़ी गई थी श्रीलंका के लिए, ठीक है, राम जी गए थे वहां पे, रावण को देखा होगा आप लोग, सब कहानी जानते ही हैं आप लोग, खैर क्या बताना। तो हमारे तो बड़े प्यारे संबंध है श्रीलंका से, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे लोग, बहुत प्यारे लोग हैं हमारे। तो राम जी नहीं जाके वहां पे आईपीएल खेल के चले आए थे, ठीक है। तो श्रीलंका छोटा सा देश है। कोई प्रधानमंत्री का नाम बता सकता है वहां के, राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, कोई भी, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों। चलिए, भारत ने अपनी वैक्सीन मैत्री पहल का विस्तार अब श्रीलंका तक कर दिया है। कौन सी पहल? मैत्री पहल वैक्सीन का विस्तार जो है, एक्सटेंड जो है, वो अब श्रीलंका तक कर दिया है। और इस समझौते के अनुसार भारत ने कोविशील्ड की इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, कितना हो गया बेटा? 5 के कितने जीरो होते हैं लाख होने के लिए? कमेंट करो बताओ। 5 लाख खुराक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में भेजी। हम अनुदान कर रहे हैं उनको, सोच लो, वो भी श्रीलंका को। ये सोचो, हम अपने वैक्सीन मैत्री पहल जो है वैक्सीन, उसकी विस्तार को श्रीलंका तक हमने पहुंचा दिया है। बगल में ही तो है वो, हाँ। चलिए, इस समझौते के अनुसार, चलो कभी हंसी मजाक हो जानी चाहिए, इस समझौते में भारत ने कोविशील्ड की 5 लाख खुराक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में भेजी है। और वैक्सीन मैत्री पहल ने अब तक भारत ने पड़ोस के 7 देशों में लगभग 5 मिलियन खुराक वितरित किए। सोचो, 5 मिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो 5 में कितने होंगे? 50 लाख। एक में 10 होते हैं भाई। तो वैक्सीन मैत्रीपल, क्योंकि देखो अटल जी ने भी कहा था कि पड़ोसियों से प्रेम करो। तो भाई हम पड़ोसियों को, भाई चाइना वैसे पैसा देता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो चाइना जब पैसा देके सबका मुंह बंद करता है, इवन कि श्रीलंका को भी उसने पैसा दिया है। कोई ऐसा देश नहीं उसको ना पैसा वो देता हो, अगल बगल जितने हम उसके पड़ोसी, हमारे पड़ोसी जितने हो। तो हमने वैक्सीन दिया, इंपॉर्टेंट। अगर जिंदा रहोगे तभी तो तुम पैसा कमाओगे। तो वैक्सीन मैत्री पहल ने अब तक भारत के पड़ोस के 7 देशों में लगभग 5 मिलियन खुराक वितरित की है। ये बहुत अच्छी पहल है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और इस बार के यूपी सचिवालय के क्वेश्चन पूछा भी था कि वो जो रूस का जो वैक्सीन है किसके नाम पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको पढ़िएगा। वैक्सीन मैत्री पहल श्रीलंका को दिया गया है। अभी तक जितने 7 देश हैं, जित कम से कम उनको 50 लाख तक दिया जा चुका है, 5 मिलियन दिया जा चुका है, ठीक है, खुराक दिया जा चुका है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए टीके श्रीलंका को दिए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए बेटा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो बनाए गए टीके हैं वो श्रीलंका को दिए गए हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के समकक्ष महिंद्रा राजपक्षे के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और पीएम मोदी ने श्रीलंका में महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, टेंशन मत लो, आप एकदम टेंशन लीजिए मत। आपको अगर कोई दिक्कत होता है, कोई आर्थिक समस्या आती है, कुछ भी होता है, टाइगर जिंदा है, हम है ना आपके साथ, इसलिए टेंशन मत लो। हम तो बड़े भाई हैं आप लोग के यार। हम तो यहाँ पे आके पीट पाट के आपको गए थे वहां पे, ठीक है, श्रीलंका में त्राहिमाम करके हम लोग गए थे। तो इसलिए टेंशन हम लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या है, आप एक बार फ़ोन घुमा देना, आपको मिल जाएगा यार। इतना तो हम लोग सबके साथ करते भी हैं। तो पीएम मोदी ने श्रीलंका में महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त जाहिर की है। तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा। 5 लाख दिया गया है हमको टीका, खुराक। वैक्सीन मैत्री पहल देखिए क्या है।
वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को, याद रखना बेटा डेट, 20 के बाद 21 होता है, याद रखो ऐसे, लॉन्च की गई है। और इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया, मोदी जी ने शुरुआत में ही कहा था मेड इन इंडिया, कब चालू हुआ था मेड इन इंडिया? तो मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, क्या शब्द है, नेबरहुड पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी की अन्य प्रमुख साझेदारों को वैक्सीन दी जाएगी। तो टोटल नेबरहुड वाले के 7 को दिया जा चुका है, टोटल 5 मिलियन मतलब 50 लाख अभी तक वितरित किया जा चुका है, 50 लाख। भूटान और मालदीव टीके प्राप्त करने वाले पहले देश थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 20 बार भूटान, यम फॉर मालदीव, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बस 1 मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी, प्लीज वेट, 1 मिनट अर्जेंसी है, 1 मिनट बने रहिए आप मेरे साथ, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज वेट। चलिए मैं आ गया, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को भी? कोई डाउट हो तो बताइए आप सभी के सभी, बस 1 मिनट रहना बेटा। ठीक है चलिए, तो वैक्सीन जो है मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। देखो बेटा कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए बुरा मत मानिएगा आप सभी लोग। वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत जो हुई थी 20 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई थी। और इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अन्य प्रमुख साझेदारों को भी वैक्सीन दी जाएगी। भूटान और मालदीव क्या है, सबसे पहले पाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही पड़ोसी हैं मालदीव और भूटान। कोई कमेंट करके बता सकता है कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले किस देश की यात्रा किए थे? कोई भी, जितने लोग जुड़े हो बताइए। इसके बाद देखिए बांग्लादेश, कितना प्यारा देश है बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहिए, अभी 50 साल आजादी के, इसके भी 50 साल पूरे हुए हैं। नेपाल, ये तो छोटा भाई है अपना इससे तो रोटी बेटी का हम लोग का संबंध है भाई। नेपाल वाले कितने क्यूट है। अभी ओली साहब देखे, अभी इस्तीफा दिए हैं, वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, चुनाव होने वाला है वहां पे। म्यांमार, आगन सासू, म्यांमार, वर्मा, सेशल्स को टीके दिए गए हैं। यानी कि टोटल जितने हमारे 7 राज्य हैं, मतलब 7 देश है अगल बगल वाले, उनको सबसे पहले दिए गए हैं। श्रीलंका को भी दिए गए हैं। और श्रीलंका के कहा भी गया है कि भैया टेंशन मत लो, जो चीज चाहिए टाइगर जिंदा है, मिल जाएगा सब कुछ, बस भेज देना कितना चाहिए आपको, ठीक है। विनियामक अनुमोदन के बाद श्रीलंका को वैक्सीन की खुराक मिल रही है। उन्होंने निवेदन किया है, अनुमोदन किया है। और अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी आवश्यक नियामक मंजूरी देने के बाद टीके मिलेंगे। अब तक भारत ने भूटान को 1,50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, भाई बताना पड़ता है आप लोगों को, कंफ्यूज जाते हैं आप लोग। मालदीव को 1 लाख, बांग्लादेश को 2 मिलियन खुराक, नेपाल को 1 मिलियन खुराक, म्यांमार को 5 मिलियन खुराक, और सेशल्स को 50,000 खुराक, और मॉरिशस को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख खुराक प्रदान किए गए हैं। तो टोटल देखो 5 मिलियन 50 लाख हो गए। इसको पढ़िएगा आप लोग। ये देखिए जा रहे हैं सब वहां पे।
कोविशील्ड की वाणिज्यिक आपूर्ति क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। भारत ने ब्राजील और मोरक्को को कोविशील्ड की 2 मिलियन खुराक और बांग्लादेश को 5 मिलियन खुराक की आपूर्ति की है। और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, सऊदी अरब को भी यह वैक्सीन भेजी जाएगी। साउथ अफ्रीका को भी भेजा जाएगा, सऊदी अरब को भी भेजा जाएगा। भारत की वैक्सीन की क्या कूटनीति है, इसके बारे में सुन लीजिए। अनुदान सहायता के रूप में टीकों का वितरण भारत की नेबरहुड पॉलिसी नीति और सागर सिद्धांत के अनुरूप हुई है। क्योंकि जानते हैं कि देखिए, नेबरहुड पॉलिसी का मतलब यह है, अगर हम मान लो नहीं देंगे, आपको पता है कि हमारे बगल में एक देश है जिसका नाम है चाइना। चाइना का समझ ही सकते हैं क्या स्थिति है। कोरोना महामारी ने कैसे कैसे चाइना ने क्या क्या किया, सभी लोग भली भांति पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। लेकिन अगर हम समय से नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। और नेबरहुड पॉलिसी का मतलब है कि जैसे एक टैगलाइन भी है कि इंडिया प्रॉमिस चाइना डिलीवर। इंडिया से प्रॉमिस करता है, चाइना डिलीवर कर देता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले उसको भेज रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, और अटल जी भी कहते थे पड़ोसी से प्रेम करो, तो हमारे पास जो है हम वही देंगे। तो हमारे पास टीके थे, हमने कहा कि भैया आप लोग सभी को टीके देंगे, आप जिंदा रहेंगे तभी तो कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आप लोग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अद्भुत एक पहल है मैत्री पहल वैक्सीन का, जो हमने सभी देशों को दिया है 50 लाख के आसपास वैक्सीन। ठीक है। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 2020 में भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा का विस्तार किया था। सोच लो, तो यही वही लोग हैं। और भारत ने 26 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की भी सहायता की थी। हम तो हर जगह बचा रहे हैं बेटा, तुमको प्रोजेक्ट पे भी काम भी करेंगे हम लोग। और भारत ने महामारी के दौरान सक्रिय रूप से हाइड्रोक्लोक्सिक्लोक्विन, रेमडेसिविर, पैरासीटामोल टैबलेट, डायग्नोस्टिक किट होता है, मास्क है, दस्ताने है, वेंटिलेटर है, और कई देशों को अन्य चिकित्सा आपूर्ति की है। ये पेपर में कई बार पेपर में पूछा भी जाता है। और भारत ने अपने पड़ोसी देशों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, ताकि क्लिनिकल परीक्षण कार्यक्रम के लिए भागीदारी के तहत अपनी नैदानिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये भी बड़ा जरूरी है भाई, तुमको दवा सब कुछ दे देंगे, तुमको पता ही नहीं नैदानिक परीक्षण कैसे किया जाता है। तो जो भी हमारे पास होगा हम आपको देंगे। हमारे पास एजुकेशन है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं आप लोग को ज्ञान दे रहा हूं, मेरे पास जो है वही दूंगा। मैं भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास जो है, भारत के पास जो है वो भारत ने दिया कि भैया तुमको किट भी दे दे रहे हैं, तुमको पैसा भी दे दे रहे हैं, तुमको दवा भी दे दे रहे हैं, तुमको प्रशिक्षण भी दे दे रहे हैं। बाकी करना तुमको है भाई, अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। तुम ये मत कहना कि भाई भारत ने कुछ मदद नहीं किया। भारत हमेशा सदियों से मदद किया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जहां तक किसी कोई समस्या, कोई भी समस्या, पेपर में ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अक्सर पूछी जाती हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए बढ़ते हैं फिर। जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला आ गया रिलायंस जियो, दन दना दन। ठीक है, रिलायंस जियो बना वैश्विक रूप से 5वां सबसे मजबूत ब्रांड। जियो, सोचिए जियो वाले की कहानी। जियो की कहानी ये है कि रिलायंस जियो है। अच्छा, कब किसकी कंपनी है रिलायंस जियो, बताइए इसका मालिक कौन है रिलायंस जियो का? कौन अंबानी है भाई, नाम बताओ। ठीक है, रिलायंस जियो की कहानी है कि शुरू में जब जियो आया तो उसने कहा कि देखो हम सबको नेट फ्री में देंगे। लोग लाइन लगा लगा के आधार कार्ड के थ्रू खूब नेट लिए, मतलब सिम लिए। कहा कि तुम लोग को नेट दिया जाएगा, 1 GB दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, उतना खूब दिया, बहुत बढ़िया। फिर कहा कि देखो ऐसा है कि आपको कुछ स्पेशल ऑफर भी दिए जाएंगे। इतना लोगों को लती बना दिया कि लोग मजबूर होकर अपने आप के नंबर को पोर्टेबल कराना चालू कर दिए जियो में। उसके बाद आज जियो के कस्टमर देखिए कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। आज हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति जियो का कस्टमर बनके बना हुआ है। उसके बाद उसने जियो फाइबर पे खेला और जियो जो है 5वां सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। ये बहुत अच्छी बात भी है कि जियो भारत का है, बाकी तो मैक्सिमम बाहर के ही है। वोडाफोन आइडिया तो अब एक ही हो गया है, और एयरटेल तो खैर देख ही रहे, अपना भी है, अपना ही है। लेकिन कनेक्टिविटी और नेटवर्क के मामले में जियो का कोई बराबरी किसी के पास नहीं है। वो उसी स्पेक्ट्रम को लेकर काम भी चला रहा है, जो काम बीएसएनएल करना चाहिए वो काम आज जियो और अन्य नेटवर्क्स कर रहे हैं। बीएसएनएल जो भारत सरकार का है, भारत संचार निगम लिमिटेड जिसका नाम है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है बीएसएनएल का कि उसका एक और नाम रख दिया गया, भाई साहब नहीं लगेंगे। आज बीएसएनएल देखिए 3G से 4G तक सही से नहीं पहुंच पाया इसने, और जियो 5G तक बात कर रहा है।
और आज मैंने कहा कि वैश्विक रूप से ग्लोबल लेवल पर यह 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। तो ये मौका किसने दिया? मौका जब सरकारी तंत्र फेल हुआ तो ये तंत्र आगे हो गया, हावी हो गया। चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे, दन दनादन पे, जियो दन दनादन, ठीक है। तो अंग्रेज जैसे आए हैं ऐसा लत लगाए सब हम लोगों को चाय का, आज हम देखिए कितने चाय के लती हो गए हैं। वैसे ही ये लोग भाई लोग आए, इन्होंने कहा शुरू में खूब फ्री का डेटा लाइन लगा लगा के दिल्ली जैसे महानगरों में लगा लगा के, बूढ़ चाहे जवान जो भी हो, चाहे बुढ़ा व्यक्ति हो चाहे जवान व्यक्ति हो, नेट के चक्कर में लाइन लगा लगा के आधार कार्ड के थ्रू खूब लोगों ने खूब सिम लिया था। तो चलिए इसी पे बात करते हैं, जियो पे। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग ठीक है 27 जनवरी को जारी की गई, यानी कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2021वीं की जो रैंकिंग है, 2021 चल भी रहा है, 27 जनवरी को लॉन्च की गई है। और इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। तो ये देखो 500 की रैंकिंग की है, 500 लोगों के प्रोजेक्ट पे काम किया गया है और ब्रांडों पे बात की गई है, और 500 में 5वां स्थान है रिलायंस जियो का, दुनिया में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है। और ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो है 2021 रैंकिंग के अनुसार एप्पल जो है दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है। वैसे भी एप्पल का मोबाइल जो है लोगों का शौक बन चुका है, पीछे एक सेव कटा हुआ दिखाई देता भी है। एप्पल ब्रांड का मूल्य जो है 263.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेजन है। अमेजन एक नदी भी है, कहाँ की नदी है कोई बता सकता है? अम्मा जान जो है, अमेजन जो है उसको प्यार से लोग अम्मा जान भी कह रहे हैं आजकल। तो अमेजन जो है, उसके बाद है गूगल। गूगल देवता को सभी लोग जानते हैं, गूगल गूगल है। तो पहला हो गया एप्पल, APPLE, एप्पल जो सेव वाला होता है। उसके बाद होता है अमेजॉन, अमेजॉन हो गया। उसके बाद है गूगल, गूगल जी हो गए। उसके बाद है यहाँ पे जियो 5वें नंबर पे, और चौथा खाली छोड़ देते हैं हम लोग। तो चौथा बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा उसका। तो एप्पल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका अमेजॉन है, तीसरे स्थान पर गूगल देवता है, चौथा खाली है, पांचवा जियो है। तो सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन ब्रांड जो है वो एप्पल का, और पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ रिलायंस जियो कहाँ था और 3 ही 4 5 साल में कहां से कहां पहुंच गया है? मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? चलिए और बात करते हैं। टाटा ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। वो टाटा, जमशेदजी टाटा, टाटा मैंने देश का नमक खाया है, वो टाटा। और टाटा हमेशा जब इस देश में आफत आई है, टाटा ने सबसे पहले खड़ा होकर लोगों की मदद करने के लिए सबसे ज्यादा सहायता देने वाला वो कंपनी है, वो टाटा ही है। और टाटा का पहले नमक भी आता था, कहता था कि मैंने देश का नमक खाया है, टाटा नमक। टाटा हमेशा जब जब देश में कोई भी समस्या खड़ी हुई है, टाटा ने बढ़ चढ़ के रोल अदा किया। और टाटा देखिए आप कोरोना महामारी के समय में इन्होंने कितना बढ़ चढ़ के रोल अदा किया था। तो टाटा ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है और इसे वैश्विक स्तर पर 77वें स्थान पर रखा गया है। कितने? 77। और इसका ब्रांड मूल्य 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और वो टाटा की सबसे तारीफ की बात मैं कहूँगा कि टाटा ने कहा भी था एक बार कि मैं देश के गरीब से गरीब आदमी को भी चरपहिया जो गाड़ी होती है, फोर व्हीलर जो होता है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सभी लोग पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन टाटा ने कमिटमेंट किया था कि मैं गरीब से गरीब आदमी को भी 4 व्हीलर पे चलने का मौका दूंगा। और एक गाड़ी निकली थी, नैनो गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है नैनो गाड़ी, खूब धूम के चली, लोगों ने खूब लिया, खरीदा उसको। हालांकि वो फ्लॉप योजना साबित भी हुई, लेकिन टाटा ने कमिटमेंट किया था कि नैनो हम निकाल के लोग से गरीब लोग गांव में उसको लकटकिया गाड़ी कहते थे, नैनो गाड़ी को, छोटी सी होती थी। तो उस गाड़ी को लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, बहुत लोगों का सपना होता है कि भाई 4 व्हीलर गाड़ी से मुझे चलने का शौक है। तो गाँव से गरीब व्यक्ति भी जो है वो भी उसको अफोर्ड कर सके, उसको खरीद सके और अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तो टाटा ने, हालांकि बहुत लॉस हुआ था टाटा का, लेकिन जो कहा था उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया। और दुनिया में जब भी भारत में कोई आपदा आई हो, कुछ भी हुआ हो, हमेशा टाटा ने बढ़ चढ़ कर सहयोग और सहायता प्रदान किया है। रिलायंस जियो ने दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में अपनी पैठ बना ली है और रिलायंस जियो को दुनिया के 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया भी गया है। इसका 100 में 91.7 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स
स्कोर है, और वीचेट 95.4 BSI मतलब ब्रॉन्ड स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है वीचेट। आप सुनते भी होंगे। और वीचेट ने फरारी को भी सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में पछाड़ दिया है। बताओ, ऐसा ऐसा चीज जो कभी सुना नहीं गया हो, और आज स्थिति क्या है आप लोग खुद समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, क्योंकि रिलायंस जियो, टाटा, वीचैट, एप्पल, अमेजॉन, ये सब इंपॉर्टेंट है। पेपर में पढ़िए, आराम से मजे होके पढ़िए। तो इसका 100 में 91.7 ब्रॉन्ड स्ट्रेंथ का स्कोर है, और वीचेट 95.4 के BSI स्कोर के साथ दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है। और वीचेट ने फरारी को सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में पछाड़ दिया है। ये भी अब समय आ गया है, पछाड़ने वाला भी समय किसी का भी आ सकता है। चलिए, तो इसको पढ़िएगा आप लोग आराम से। और देखिए, फरारी दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत ब्रांड है, और रूसी बैंक सेबर और कोका कोला तीसरे और चौथे स्थान पर सबसे मजबूत ब्रांड है। और कोका कोला पे गाना भी आया है, आप समझ सकते हैं मैं कौन सा गाना कह सकता हूं। इसके अलावा मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा को ब्रॉड फाइनेंस ब्रॉन्ड ग्रैंडशिप इंडेक्स 2021 में सिर्फ 100 CEO में सबसे CEO का नामित भी किया गया है। तो अजय बंगा साहब को दिया गया है 100 जो CEO है उसमें सबसे CEO का रूप में उनको नामित भी किया गया है। तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने सब क्वेश्चन आपके निकल गए। रिलायंस जियो, जैसे मैंने कहा कि वैश्विक रूप से 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? कोई भी डाउट हो बताइए तुरंत आप लोग। चलिए अगला हम चलते हैं। तो ये सब देख लीजिए, जियो दनादन जियो जो है। अगला जो टॉपिक है आपका बजट सत्र पे है। बजट के बारे में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ, सभी लोग जानते हैं। अब ये सब तो हो चुका है, 1 फरवरी से होता है बजट शुरू हुआ। बजट के बारे में पूरी कहानी थोड़ा सा आप लोग को बताया भी था, अब तो हो भी गया बजट, खैर ये पहले का था, मैंने कहा बता भी दें। बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि 99 तक जो बजट प्रस्तुत किया जाता था, 99 तक, वो फरवरी के आखिरी दिन किया जाता था। फरवरी मान लो लीप ईयर है तो 99 है, लीप ईयर तो था नहीं, तो ये नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर वो ईयर होता है जो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं। तो उस समय महीने के आखिरी दिन शाम को 5 बजे मतलब 5 PM होता था, बजट प्रस्तुत किया जाता था। फिर हुआ क्या 99 के पहले, फिर 99 के बाद क्या हुआ 5 PM। 99 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, 5 PM होता था। ठीक है, महीने के आखिरी दिन होता था। फिर उसको 99 के बाद आफ्टर 99, मतलब ये सब पढ़ा चुका हूं वैसे आप लोग को, आफ्टर 99 ये 5 PM को चेंज कर दिया गया, और कर दिया गया 11 AM, वो भी हलवा खिलाने के बाद। ठीक है, डेट वही रखा गया कि फरवरी के आखिरी दिन, फेब के आखिरी दिन ये रखा गया, बस टाइमिंग चेंज कर दिया गया कि भैया शाम को नहीं होगा, शाम को नहीं सुबह होगा। तो सुबह हुआ 11 बजे 11 AM। अब हुआ क्या कि मोदी जी आए सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मित्रों, ना सुबह होगा ना शाम होगा, जो मैं कहूंगा वो होगा। तो मोदी जी ने कहा मित्रों, पहली बात आप सुबह और शाम की कहानी छोड़ दीजिए, मैं पूरा का पूरा डेट ही बदल दूंगा। तो आप जो कह रहे हैं महीने के आखिरी दिन होगा, और मित्रों मैं पूर्ण बहुमत के साथ आया हूं मित्रों, इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो आखिरी दिन नहीं होगा, महीने के पहले दिन होगा। इसलिए 1 फरवरी 2016 से ही जो संसद का जो बजट होता है 1 फरवरी को ही अब प्रस्तुत किया जाता है, हलवा खिलाने के बाद। तो हलवा का सम्मेलन होता है, वित्त मंत्री जी हलवा पे देखते होंगे, इधर उधर करते हैं लोग, जो भी वित्त मंत्री होते हैं। इस समय निर्मला सीतारमन जी हैं, फिर हलवा बस बनता है कि परोसा जाता है, फिर उसके बाद बजट प्रस्तुत होता है। और इस बार का बजट जो है पेपरलेस बजट हुआ है। एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो उसके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो यह कहानी तो आप लोग को पता होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, कोई भी डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट हो तो बताइए आप सभी इसमें। ठीक है, तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि, जैसे मैंने कहा कि 99 के पहले
महीने के आखिरी दिन होता था, लेकिन 5 बजे तक शाम को प्रस्तुत किया जाता था। 99 के बाद 5 बजे शाम की जगह दिन में 11 बजे हो गया। और मोदी जी जब सत्ता में आए 14 में, तो उन्होंने कहा 16 से जो बजट प्रस्तुत हुआ 2016 से, ठीक है, दिन में 11 बजे जरूर था, दिन में था, सुबह का टाइम था, लेकिन 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ, दिन महीने के पहले दिन। तो संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है 1 फरवरी से, और यह सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से शुरू होगा। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति संबोधन करते हैं, और राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद साहब हैं, इनके द्वारा संबोधन होता है, उसके बाद बजट प्रस्तुत होता है। और आज भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021 प्रस्तुत किया गया, अब तो हो चुका है 20 और 21 वाला। इस सर्वेक्षण में यह आकलन किया जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी ने कैसे प्रभावित किया है और इसमें किस प्रकार सुधार हो रहा है। तो ये सब बजट में बात की गई है। ये पहले की बात है, पहले का ही कंटेंट है। ये संसद है, आप सभी जानते भी हैं, पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री है निर्मला जी। और इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी के नुकसान और प्रभाव है, क्योंकि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां लाके हर देश की हाल बेहाल है, सिर्फ भारत की बात नहीं है। और दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। इसके बाद इस दस्तावेज को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और जो उसे संसद में पेश भी किया जाता है। और राष्ट्रपति के संबोधन के बाद संसद में वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसको आप लोग आराम से पढ़िए, तब तक यहाँ पर डाउट हो तो बताइए। कोई भी डाउट हो बताइए आप सभी के सभी। चलिए तब आगे बढ़ते हैं फिर। तो आर्थिक दस्तावेज ये समझ में आ गया पूरी कहानी कि 99 के पहले क्या था, बिफोर, जो मैंने कहा कि महीने के आखिरी दिन होता था, ठीक है, शाम को 5 PM होता था। फिर उसके बाद 99 के बाद आफ्टर देख लिए क्या हुआ कि उससे हो गया 11 AM हो गया। उसके बाद जो मैंने कहा कि 2016 से ये हो गया महीने के पहले दिन 1 फरवरी को। तो इसको याद रखिएगा हमेशा। तो मैंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है, दस्तावेज जो है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों की विभागीय क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तैयार किया जाता है, और इसके बाद इस दस्तावेज को वित्त मंत्री अनुमोदित करती है और उसे संसद में पेश किया जाता है। तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा, पेपर में कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के बाद केंद्रीय बजट 2020 और 21 फरवरी को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्या होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज होता है। आप देखते होंगे, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ता है, और यह पिछले 12 महीने में देश की आर्थिक प्रगति और मुद्दों की समीक्षा करता है, इसलिए उसका नाम ही आर्थिक सर्वेक्षण होता है। पूरे 1 साल का वो रिव्यू होता है। इसमें 12 महीने में देश की क्या आर्थिक प्रगति हुई और हर मुद्दों की समीक्षा भी करता है। इस सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के प्रदर्शन से संबंधित जानकारी दी जाती है, और यह दस्तावेज जो है प्रमुख सरकारी नीतियों के प्रदर्शन और उनके प्रभाव की भी व्याख्या भी करता है। तो यह है आर्थिक सर्वेक्षण। यहां तक कोई समस्या किसी को भी, कोई भी समस्या अगर हो तो उसका निदान है हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट?
तो देखिएगा इसको कि इस सर्वेक्षण में सरकार द्वारा शुरू की गई जितनी भी विकासात्मक योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के प्रदर्शन संबंधी जानकारी दी जाती है, और यह दस्तावेज जो है प्रमुख सरकारी नीतियों के प्रदर्शन और उनके प्रभाव की व्याख्या भी करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिहाज से हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रमुख राजकोषीय विकास, व्यापक आर्थिक कारकों, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों पर चर्चा भी करता है, और उसके साथ ही साथ इस दस्तावेज में देश की अर्थव्यवस्था पर कृषि के क्या प्रभाव पड़े हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़े हैं, रोजगार के क्या प्रभाव पड़े हुए प्रकाश डाला जाता है। और पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। ये भी काफी मजबूत है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है, या पेपर में कई बार पूछा जाता है कि पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है कब प्रस्तुत किया गया था। तो 51 में और 1964 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। कैबिनेट ने पीएसयू निजीकरण पर नीति को मंजूरी दी है, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर के लिए, इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो देखिए सरकार क्या कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी आपके उपक्रम है, पीएसयू जो है, उनके निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। ये क्या होना चाहिए, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 51 में प्रस्तुत किया जाता था पहला आर्थिक सर्वेक्षण, और 64 तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। 64 में नेहरू जी भी हम लोग के बीच से चले गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए ये सब देख लीजिएगा। अब जितने पीएसयू के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है, और भी देखिए इस नीति के बारे में विवरण आगामी केंद्रीय बजट में घोषित किया जाएगा, जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। अब तो प्रस्तुत हो भी चुका है, और मुख्य बिंदु यह है कि यह नीति रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की उपस्थिति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी। और यह नीति आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने मई 2020 में शुरू किया भी था। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक आपके होते हैं एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी प्रीलिम्स के हिसाब से, कभी मेंस के हिसाब से। ठीक है, कोई याद कर रहा है लग रहा है? हाँ चलो, कौन याद कर रहा है जी इस पे? चलो चलिए अगला हम टॉपिक इसी बात करते हैं। इस घोषणा की एक सुसंगत नीति के रूप में की गई थी, जिसमें सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के रूप में खोला जाएगा, और सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को 1 से 4 तक सीमित करने की घोषणा भी की थी। और सरकार शेष कंपनियों का निजीकरण, विलय या एक होल्डिंग कंपनी के तहत लाने का प्रयास भी कर रही है। और इस नीति के लागू होने के बाद सरकार गैर रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों से पूरी तरह से बाहर निकल भी जाएगी, इसीलिए घोषणा की भी गई है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो, कोई डाउट हो तो बताइए आप सभी के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के मामले पर बारी बारी से निर्णय लिया जाएगा। और सामरिक क्षेत्र में देख लीजिए कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18 क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया था, और इसमें शामिल है उर्वरक, दूरसंचार, बिजली, बैंकिंग, रक्षा और बीमा। तो इसमें जो शामिल है उसको देख लीजिएगा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18 क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसमें शामिल है उर्वरक है, दूरसंचार है, बिजली है, बैंकिंग है, रक्षा है और बीमा है। तो इसमें ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो ये देख लीजिए संसद। और भी देखिए पीएसयू के बारे में, देखिए पीएसयू क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसे कहते हैं? सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं, पीएसयू कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है जिसे। पीएसयू का स्वामित्व तो केंद्र सरकार या राज्य या क्षेत्रीय सरकारों में
इसे एक के पास होता है और इसका स्वामित्व दोनों भागों में भी हो सकता है। पीएसयू कंपनी के अधिकार शेयर आमतौर पर सरकार के पास होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसयू, ठीक है, या राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर एसएलपीईएस होता है स्टेट वाला। पीएसयू को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ो आप लोग, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पहले आप लोग एक बार। तो बताइए आप सभी के सभी, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है पीएसयू किसे कहते हैं? तो सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का पीएसयू कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसमें जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का हो सकता है, या तो केंद्र का हो या तो राज्य का हो, या दोनों का भी हो सकता है, क्षेत्रीय भी हो सकता है। तो सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कहते हैं, पहले तो ये ध्यान रखो। दूसरा है कि पीएसयू का स्वामित्व केंद्र के सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास या क्षेत्रीय सरकारों में से एक के पास होता है, और इसका स्वामित्व दोनों में भी हो सकता है, केंद्र राज्य दोनों में भी हो सकता है। पीएसयू कंपनी का अधिकांश शेयर आमतौर सरकार के पास ही होते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दो प्रकार होते हैं, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, एक और राज्य सार्वजनिक उद्यम। और पीएसयू को भारी उद्योग या सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। नियम कानून सब वही लोग बनाते हैं, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसी में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कितनी संख्या है ये देखो। 1951 तक 1951 तक सार्वजनिक क्षेत्र में सिर्फ 5 उद्यम थे। तभी तो नेहरू जी कहते थे बड़ा बड़ा उद्योग लगाने से ही देश की गरीबी को दूर किया जा सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री की वो बात करते थे, औद्योगिकरण की वो बात करते थे। और गांधी जी के जस्ट विपरीत कहते थे कुटीर उद्योग होने चाहिए, लघु उद्योग होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। समय के साथ इसमें संख्या में वृद्धि हुई और मार्च 2019 तक यह संख्या बढ़कर 348 हो गई। 348 51 में थी कितनी आपके 1951 में 5, और ये आपके 2019 तक कितनी हो गई है 348। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, किस पे किसके अधिकार होते हैं, किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, क्या केंद्र सरकार के द्वारा होता है, क्या राज्य सरकार के द्वारा होता है, क्या क्षेत्रीय सरकार के द्वारा होता है, क्या दोनों के द्वारा होता है। इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल बता चुका हूं इसके बारे में, अब इसमें ज्यादा तो बताना नहीं है, रिपीट हो गया वही चीजें। ये हाँ इसकी अलग है, वैक्सीन मैत्री के बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें बता चुका हूं वैसे, अब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है 14 लघु वनोपज मदों को एमएसपी योजना के तहत शामिल किया गया है। एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं। तो 14 लघु वनोपज मदों को एमएसपी योजना के तहत शामिल किया गया है। ये वही एमएसपी है जिसको हमारे देश के किसानों को खतरा है कि सरकार जो नया कानून लाई है उसमें एमएसपी को खत्म करना चाहती है वो। खैर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यही जानो कि 14 लघु वनोपज, वन से जो उत्पन्न मद है उनको एमएसपी योजना के तहत शामिल किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 14 नए लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 14 नए लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो एमएसपी का होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकार ने, जैसे पहले एमएसपी की जब मैं बात करूं तो उसमें ये होता है कि फसल बोने के पहले उसका रेट डिसाइड हो जाता है कि भैया गेहूं ग्रेड ए इतना चलेगा, धान का इतना होगा, उड़द का इतना होगा, बाजरा का इतना होगा। किसान भी खुशहाल रहता है, भैया चलो टेंशन नहीं लेने का, हम जाएंगे, सबको पता चल गया कि सरकार इतने में खरीदेगी। लेकिन रियल हकीकत कुछ और है, मैं क्या उस पर बोलूं।
किसान इसी का विरोध भी कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानून बिल्कुल लाया है, उसमें 3 नए नए नियम लेके चले आए हैं और किसान पिछले 2-2.5 महीनों से देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। मैं क्या बोलूं इस पे। यह नया तंत्र वन के उपज के आदिवासी संग्रहणकर्ताओं को पारिश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा। ठीक है, तो सरकार ने इस 14 वन उपजों को एमएसपी योजना के तहत शामिल किया है और नया तंत्र जो है वन के उपज के आदिवासी संग्रहणकर्ताओं को पारिश्रमिक भी देगा और उचित मूल्य प्रदान करने में मदद भी करेगा। और जिन वस्तुओं को योजना में शामिल किया है उनमें से शामिल है तसर कोकून है, तसर कोकून है, बैम्बू सूट है, जंगली सूखा मशरूम है और मलकंगनी के बीज इत्यादि है। इन 14 लघु वनोपज मदों को एमएसपी योजना के तहत शामिल किया गया। तो नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है लेकिन पढ़ लेना, क्या करोगे। तसर है, कोकून है, बैम्बू सूट है, जंगली सूखा मशरूम है और मलकंगनी के बीज है इत्यादि हैं। ये जितने भी हैं ये सभी को एमएसपी के अंतर्गत ला दिया गया है। और भी देखते हैं, तो देखिए और भी योजना को देखते हैं। एमएसपी क्या है? यह एक कृषि उत्पाद का मूल्य होता है जो भारत सरकार द्वारा किसान से सीधे खरीदने के लिए निर्धारित किया था। वही मैं जो आपसे बताया कि पहले डिसाइड हो जाता है कि इस साल जितने भी फसलों का एमएसपी जो है सरकार के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है कि इस साल इतने में खरीदेंगे। किसान सीधे जाता है वहां पे, जो खरीदने वाले सेंटर्स होते हैं वहां पे जाएगा, वहां पे अपने सामान को बेचेगा, उसको पैसा उतना मिल जाएगा उससे। खुले बाजार में लागत की तुलना में कम कीमत होने की स्थिति में किसान को न्यूनतम लाभ के लिए एमएसपी की दर तय की जाती है, ताकि किसान को यह पता चल जाए कि भाई जितना भी उसको बीज के लिए जो भी सामान अपना लगाएगा पहले, फिर पैदावार करेगा, फिर ले आके उसको बेचेगा, तो किसान को भी पता चल जाए कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। यह मूल्य वर्ष में 2 बार 23 वस्तुओं के लिए निर्धारित किया जाता है और 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह CACP, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर यह आधारित है 2009 से, और यह मूल्य वर्ष में 2 बार 23 वस्तुओं के लिए निर्धारित किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिहाज से कि 14 लघु वन उपजों को भी अब एमएसपी योजना के तहत शामिल किया जाएगा। इसको पढ़िएगा, पेपर में पूछ सकता है ये। पृष्ठभूमि देखिए क्या है कि गेहूं के लिए वर्ष 1966 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। किसकी सरकार थी उस समय? जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, की गई थी। किसानों के घटते मुनाफे से बचाने के लिए देश में हरित क्रांति भी लाई गई थी। हरित क्रांति कहां हुआ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हुआ था। एमएसपी का फैसला किया गया था। तो किसानों के घटते मुनाफे से बचाने के लिए हरित क्रांति के चलते एमएसपी का फैसला किया गया था। लघु वनस्पति देखो क्या क्या है, तो इसको ध्यान से देखना। पहली बात, एमएसपी को लेकर कहीं भी थोड़ा दुविधा नहीं होनी चाहिए कि गेहूं के लिए वर्ष 66 और 67 में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब घोषणा की गई थी और किसानों के घटते मुनाफों को देखते हुए उस समय हरित क्रांति के चलते एमएसपी का फैसला भी किया गया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपका पैदावार आप तो कर रहे हैं लेकिन कितने में वो बिकेगा। इसलिए पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, साल भर में 2 बार किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि मूल्य वर्ष में 2 बार 23 वस्तुओं के लिए निर्धारित किया जाता है और 2009 से कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, ये पेपर में पूछता है कि सिफारिशों पर यह आधारित होता है। और देखिए लघु वन उपज क्या है? इसमें पौधों से प्राप्त उपज शामिल होती है, जैसे बांस है, चारा है, पत्तियां हैं, कैन है, वैक्स डाई है, गोंद है, रेजिन है और भोजन के कई प्रकार के जैसे नट्स है, शहद है, जंगली फल है, लाख आदि शामिल होते हैं। इसके साथ ही लघु वनोपज जंगलों में या इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए निर्वाह और नगद आय दोनों प्रदान भी करता है। तो ये भी आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में इससे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं फिर। यूएई ने प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति शुरू की है। यूएई क्या फुल फॉर्म होता है बेटा, बताओ? यूएई लोगों को, जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं उनको लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई नागरिकता नीति शुरू की है। वो भी एक देखो नया कहानी चालू कर दिया। हमारे बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में काम भी करते हैं। ठीक है, देश की जीडीपी में योगदान भी है उनका। रेमिटेंस के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, सबसे ज्यादा भेजते हैं वो लोग।
ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। चलिए बात करते हैं इस पे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो है विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बना रहा है। भाई ऐसा क्यों कर रहा है, पहली बात तो ये हो जाती है कि ऐसा वो कर क्यों रहा है, आखिर उसको क्या बेनिफिट है इन सब चीजों से करने से। तो यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बना रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं भली बात इसके बारे में, यूएई के बारे में। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बना रहा है, जैसे मैंने कहा। और यूएई अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की एक बड़ी हिस्सेदारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने वाला पहला खाड़ी अरब राष्ट्र है। तो संयुक्त अरब अमीरात वो राष्ट्र है जिसने अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की एक बड़ी हिस्सेदारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने वाला पहला ये खाड़ी राष्ट्र है, गल्फ कंट्री है ये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, पहले इसके बारे में देखिए, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉक्स में हम लोग जाते भी हैं काम करने गल्फ कंट्री में। ठीक है, पैसा बहुत है, लोग कमाते हैं, देश में भेजते हैं, डीडीपी में योगदान भी करते हैं, रेमिटेंस सबसे ज्यादा है बाहर से। नई नागरिकता नीति का उद्देश्य जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, क्योंकि यूएई के आबादी में 80% से अधिक विदेशी निवासी शामिल हैं। ठीक है, इसीलिए वो ये कहानी नया गढ़ भी रहा है कि नई नागरिकता नीति का उद्देश्य सिर्फ यह है कि विकास को बढ़ावा दिया जाए और देश की प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इसीलिए मैंने कहा भी कि आबादी में 80% से अधिक विदेशी नागरिक निवासी शामिल हैं और ये क्या नागरिकता देने की योजना भी बना रहा है ये। और तो और ये प्रवासियों को एक बड़ी हिस्सेदारी देने का भी बात कर रहा है। औपचारिक रूप देने वाला पहला खाड़ी देश भी ये बन गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो भी जाता है सभी के लिए, संयुक्त अरब अमीरात। और जैसे मैंने कहा कि यूएई की जितनी आबादी है उसकी 80% से अधिक तो विदेशी निवासी वहां पे शामिल है। तो ये सबसे बड़ी बात है, काफी अचंभित करने वाली ये बात है। और देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। अब तक यूएई की नागरिकता कुछ अन्य खाड़ी देशों की नागरिकता विशेषज्ञ मामलों में राज्य की सेवा के लिए विदेशियों को प्रदान की जाती थी, अभी तक की जो कहानी है। और इस नई नीति में नए बदलाव प्रक्रिया को व्यापक और औपचारिक बनाएंगे। और इस नया कानून में नया संशोधन जैसे वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, कलाकारों को, लेखकों को, निवेशकों को, डॉक्टरों को और उनके परिवारों सहित विशिष्ट प्रतिभाओं और पेशरों को यूएई नागरिकता प्रदान करने में मदद भी करेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस नए कानून में नया संशोधन जो होगा वो वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, निवेशक, डॉक्टरों और उनके परिवारों सहित विशिष्ट प्रतिभाओं और पेशरों को यूएई नागरिकता प्रदान करने में मदद भी करेगा। तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और देखिए यूएई का मंत्रिमंडल जो होगा, कार्यकारी परिषद होगा, स्थानीय अदालतें होंगी और प्रत्येक श्रेणी की पात्रता मानदंडों के अनुसार नागरिकता के लिए योग्य विदेशियों को नामित करने के लिए जिम्मेदार होगी। और 2020 में यूएई ने कंपनियों के लिए अमीराती के शेयरधारकों की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करना था। सारे देश तो यही कर रहे हैं, इसने कुछ नया करने की कोशिश किया है कि हम नई नागरिकता नीति देंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक भी देख ही लेते हैं इसके साथ ही, मैंने सोचा कि बंद कर दें। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021, इसके बारे में चर्चा किया जाए, काफी महत्वपूर्ण रहेगा पेपर के लिहाज से। ठीक है, तो कर लिया जाए फिर इस पे भी बात।
चलिए, संसद के बजट सत्र में एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना के लिए एक नए विधेयक पर विचार किया जा रहा है। तो संसद के बजट सत्र 1 फरवरी को हुआ भी, और एक विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना के लिए एक नए विधेयक पर विचार किया जा रहा है। और वित्तीय संस्थान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फंड्स प्रदान भी करेगा। और संसद के बजट सत्र में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश भी करेगा। और यह नेफेड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोवाइडर, एनबलर और कैटलिस्ट के रूप में कार्य भी करेगा। तो ये भी आप लोग आराम से पढ़िएगा। आप लोग नेफेड जो होगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोवाइडर, एनबलर और कैटलिस्ट के रूप में कार्य भी करेगा। ठीक है, तो संसद के बजट सत्र में इस पे बात भी हुआ था, एक विधेयक पे लाने की बात की गई थी उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पे, और देखिए क्या होगा। यह बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए एक पारस्परिक तंत्र बनाने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान और विश्व विकास बैंक के रूप में काम करेगा। और नेफेड बिल को इस बजट सत्र में पेश भी किया जाएगा। वित्तीय विकास संस्थान के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है? एक विकास वित्तीय संस्थान एक संस्थान होता है जो राष्ट्रीय महत्व की, ठीक है, महत्व की बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार भी होता है। और जो डीएफआई या नेफेड की स्थापना के साथ साथ भारत आईसीसीआई और आईडीबीआई के साथ अपने प्रयोग पर वापस चल रहा है। और इन दोनों को डीएफआई के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इन्हें बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आखिर विकास वित्त संस्थान क्या होते हैं। तो विकास वित्त संस्थान जो होते हैं राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जो डीएफआई या नेफेड की स्थापना के साथ भारत जो है आईसीसीआई और आईडीएफआई के साथ अपने प्रयोग पर वापस जा रहा है और दोनों को डीएफआई के रूप में स्थापित भी किया गया था और बाद में इन्हें बैंकों में परिवर्तित भी कर दिया गया था। इसको आप लोग आराम से पढ़ भी लीजिएगा। और भी देखिए, संसद का बजट सत्र सभी लोग जानते भी हैं कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हुआ और यह सत्र 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। मैक्सिमम लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो 29 जनवरी को देखो, 29 जनवरी 2 सत्र में चलेगा। एक होगा 1 से लेके 15 फरवरी और दूसरा होगा 8 मार्च से लेके 8 अप्रैल। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो 2 सत्र चलो यहाँ पे बता देता हूँ। 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ और देखो बच्चों यहाँ पर जो है पहला सत्र चलेगा, 2 सत्र है। पहला सत्र चलेगा आपका 29 जनवरी। ठीक है, सभी जानते हैं। 1 अप्रैल पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा भाग जो चलेगा 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा और दूसरा चलेगा 8 मार्च से 8 अप्रैल। ठीक है, इसको आयोजित किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है इसको भी पढ़ ही लेते हैं। आर एस शर्मा बने हैं आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आर एस शर्मा, ठीक है, आयुष्मान भारत के बारे में सभी लोग जानते भी होंगे। उसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बने हैं। तो देखिए क्या है, सीईओ जिसे कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, खत्म भी करते हैं चीजों को। इसे पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, सभी लोग जानते हैं। आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू की गई थी, कोई बता सकता है? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? और यह योजना देश के निजी और सार्वजनिक सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीय अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए को कवर प्रदान करती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्राइवेट हो चाहे निजी हो, दोनों में माध्यमिक और तृतीय अस्पतालों में भी भर्ती के लिए प्रतिवर्ष हर साल प्रत्येक परिवार में 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। और आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई एक योजना है और इस योजना का पहला घटक जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था। और सरकार ने फरवरी 2018 में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा भी की थी। देखो बेटा, यहीं से कई क्वेश्चन आएंगे, एक बार ध्यान से पहले देखो आप लोग। चलो जल्दी बताओ। आयुष्मान भारत योजना बहुत बड़ी योजना है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपया कवर किया जाता है। ठीक है, टोटल 10 लाख परिवार, यानी 50 लाख परिवार हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से। आर एस शर्मा बने हैं आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि
आयुष्मान भारत जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई एक योजना है और इस योजना का पहला घटक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है। सरकार ने फरवरी 2018 में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा भी की थी। तो सरकार द्वारा 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, 2018 में। तो आगे बढ़ते हैं। आर एस शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त भी किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आर एस शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। इंदु भूषण कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल आयुष्मान भारत के सीईओ के रूप में समाप्त हो गया था। और आर एस शर्मा भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड ट्राई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये पहले ही ट्राई कर चुके हैं। ट्राई कौन सा ट्राई? TRAI वाला ट्राई, ठीक है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह सके हैं आर एस शर्मा साहब। किताब भी आती है, वो दूसरे वाले आर एस शर्मा थे वो, ठीक है। और इंदु भूषण जी की ये जगह लेंगे। और भी देख लीजिए। आर एस शर्मा कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कोविन का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख भी हैं और वो कोविड-19 के वैक्सीन के प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी हैं। तो ये भी देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और भी देखिए, आर एस शर्मा जो है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार समूह के प्रमुख भी हैं और वह कोविड-19 के वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य भी हैं। पीएम जय क्या है, इसके बारे में जानिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत ही बढ़ चढ़ के इस पे मोदी जी ने कहा भी था। इसे आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के 40% लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने द्वारा शुरू की गई थी। और ये वो योजना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 23 सितंबर 2018 को झारखंड में एक जगह है जिसकी राजधानी है रांची, आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में इसे शुरू की गई थी, पीएम जय योजना। तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि यह योजना 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में आयुष्मान भारत के दूसरे घटक के रूप में शुरू की गई थी, ठीक है। और भी देखिए, बस एक लास्ट टॉपिक है, बस इसको बाद में मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं बस। चलिए, ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से आप सभी के सभी जुड़ जाइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। कोई भी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण चाहिए तो इसी टेलीग्राम से आप हमको संपर्क कीजिएगा। जो भी मुझे कहना होता है मैं इसी टेलीग्राम के चैनल पे क्लास का टाइम, क्लास का डेट, क्लास का लिंक सब कुछ दे देता हूँ। आने वाले समय में मैं हिस्ट्री का भी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। रात को प्रतिदिन 9 बजे तो आपका क्लास चलता रहेगा। 9 PM क्लास एवरीडे आपका डेली करंट अफेयर होगा, ठीक है। DCA डेली करंट अफेयर होगा, 9 PM एवरीडे होगा, प्रतिदिन होगा। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ना हो, इसलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अधिक से अधिक संख्या में 10% आप लोग बचा सकते हैं। और ये कोड कहीं पर भी यूज होता है, चाहे वो UPSC का लेना हो, चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, कहीं पर भी यूज हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट क्रैक इट करते हैं सभी लोग मिलके 9 PM एवरीडे, ठीक है। और हिस्ट्री का भी चलने वाला है बहुत जल्दी, मॉडर्न हिस्ट्री भी, तो वो दिन में चलवा दूंगा। दिन बजे 9 AM हो जाएगा, तो वो मॉर्निंग में हो जाएगा, तो दोनों कवर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर हम ऑफ भी करते हैं। सभी लोग मन से पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सीधे मुझसे लेते रहिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है आप लोगों को। और मजे की बात है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो करंट अफेयर में जो आपके हाथ से निकल के चला जाए, चाहे वो पीएम जय योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो भारत सरकार की, कुछ भी पढ़ाया जाए A to Z, हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगा करंट अफेयर, ठीक है। बाकी और भी टॉपिक चलते रहेंगे आपके, जैसा होगा मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम को बार बार चेक करते भी रहिए आप लोग, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास मैं सभी समाप्त करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, ठीक है। क्लास को हम यहीं पर ऑफ भी करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।